नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है सभी का। हम लोग आज वही आयु विचार के प्रसंग में एक श्लोक जो 14 नंबर वाला श्लोक उसको समझेंगे। पूर्व कक्षा में 12-13 फलदीपिका ग्रंथ के आयुर्दाय जो अध्याय है, आयुर्भावाध्याय 13वां अध्याय 13 नंबर अध्याय, उसका 12 नंबर 13 नंबर श्लोक एवं 9 से लेके 13 तक पढ़ चुके हैं। जितने विषय व जितने प्रसंग हम लोग चर्चा किए हैं उसका एक जन्म कुंडली का फलादेश प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण के साथ आज समझेंगे। पहले 14 वाला श्लोक समझ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण समझना है हम लोगों को। 14 वाला श्लोक में ये क्या कहते हैं? न लग्नेन्दोस्तदधीशयोरपि मिथो लग्नेशरन्ध्रेशयो दृक्काणात् स्वनवांशकादपि मिथा तद्वद्वादशांशात् क्रमात् आयुर्दीर्घशमाल्पतां चरनग द्यङ्गैश्चरेथ स्थिरे ब्रूयाद्वन्द्वचरस्थिरेरुभयभैः स्थाश्नुर्द्विदेहाटनैः। ये श्लोक जो है हम लोग इसके प्रसंग पूर्व कक्षा में जैमिनी सूत्र ग्रंथ में कुछ ना कुछ पढ़े हैं। इसमें जो चर्चा हम लोग करेंगे कुछ नया विषय है, जैमिनी सूत्र के साथ मिला जुला विषय है। लग्नेन्दोस्तदधीशयोरपि मिथाः, मिथा मतलब परस्पर, मिथा मतलब परस्पर। लग्नेन्दोस्तदधीशयोः, हम लोग अभी तक जो चर्चा करते आ रहे हैं आयु के प्रसंग में, लग्न चंद्र, लग्न स्थित राश्याधिपति व लग्न में जो राशि है उसका स्वामी और चंद्र स्थित राश्याधिपति, ये दोनों आयु का निर्णायक हैं। उसके बाद कहते हैं लग्नेश रंध्रेशयोः। उसके बाद फिर से क्या कहते हैं? दृक्काणात् स्वनवांशकादपि। उसी प्रकार लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण, स्वनवांशाकादपि कहने से लग्नेश का नवांश एवं चंद्रेश चंद्र स्थित राशि अधिपति का नवांश, दोनों का दृष्काण देखने के बाद नवांश का भी से भी आयु का विचार करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं मिथः तद्वादशांशात् क्रमात्, द्वादशांश लग्नेश द्वादशांश एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति का द्वादशांश, मिथस्तद्वादशांशात् क्रमात्। इसमें व्याख्या में जिस प्रकार हम लोग चर स्थिर दिश्वभाव के अनुसार आयु का विचार जैमिनी सूत्र ग्रंथ में पढ़े हैं, वैसे ही प्रसंग को इसमें कहते हैं। आयुर दीर्घ शमल पताम चरनग वद्यंगैश्चरेथ स्थिरे ब्रूयाद् द्वंद्व चर स्थिरीरुभयभैः स्थाश्नुर्द्विदेहाटनैः। ये आयु दीर्घ शम अल्पता, दीर्घायु मध्यमायु अल्पायु, ये तीनों आयु को यहाँ भी चर स्थिर दिश्वभाव के अनुसार कह रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यदि दोनों चर राशि में रहेंगे, लग्नेश अष्टमेश दीर्घायु होगा, शनि चंद्रमा दोनों यदि चर राशि में होंगे तभी भी दीर्घायु होगा, लग्न हो रहा लग्न से भी दीर्घायु होगा। ये तीनों प्रसंग हम लोग जैमिनी सूत्र ग्रंथ में पढ़े हैं। प्रथमयोर उत्तरयोर वा दीर्घम, वो सूत्र को एक एक करके हम लोग समझे हैं और सूत्र के अर्थ भी उदाहरण के साथ हम लोग समझ लिए हैं।
वहां लग्नेश अष्टमेश शनि चंद्रमा लग्न हो रहा, लग्न के द्वारा आयु का निर्णय हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहां क्या कहते हैं, पहले प्रसंग में लग्नेन्दोस तदधीशयो, ये प्रसंग दे रहे हैं। लग्नेश एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति, उदाहरण समझेंगे इसके बाद, पहले लक्षण को समझ लेते हैं। लग्नाधिपति एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति के द्वारा हम लोगों को आयु का निर्णय लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं, न लग्नेश रंध्रेशयो, ये तो प्रसंग हम लोग जमीनी सूत्र में भी पढ़े हैं। रंध्रेश मतलब अष्टमेश, लग्नेश अष्टमेश के द्वारा भी आयु का निर्णय लेना है, तो एक ही बात हो गया। उसके बाद दृष्काण, लग्न दृष्काण का राशि एवं चंद्र दृष्काण का राशि, दोनों का राशि यदि चर राशि में होगा दीर्घायु, दोनों यदि दिशोभाव में होगा मध्यमायु, दोनों यदि स्थिर में होगा अल्पायु। स्थिर दिशोभाव में होने से दीर्घायु, चर स्थिर में होने से मध्यमायु, एवं चर दिशोभाव में होने से अल्पायु। ये लक्षण हम लोग भी चर्चा किए हैं, उसी के अनुसार यहां भी हम लोगों को लगाना है। तो लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण, लग्नेश नववांश चंद्रेश नववांश कुंडली में हम लोगों को देखना है। लग्नेश द्वादशांश एवं रंध्रेश द्वादशांश को भी, रंध्रेश द्वादशांश का जो राशि है एवं लग्नेश द्वादशांश का जो राशि है, दोनों यदि चर में होंगे दीर्घायु, दोनों यदि स्थिर में होंगे अल्पायु, दोनों यदि दिशोभाव में होंगे मध्यमायु। ये सारणी के अनुसार हम लोगों को 7 पॉइंट पता चल रहा है। यहाँ लग्नेश अष्टमेश के द्वारा आयु का निर्णय लेना, शनि चंद्रमा के द्वारा आयु का निर्णय करना है, एवं लग्न होरा लग्न से हम लोगों को आयु का निर्णय लेना है। लग्नेश चंद्र राश्याधिपति के द्वारा, लग्न दृष्काण एवं चंद्र दृष्काण राशि के द्वारा, लग्नेश नववांश राशि एवं चंद्रेश चंद्र स्थित राश्याधिपति उसका जो नववांश राशि है, उन दोनों से भी आयु का निर्णय लेना है। एवं उसके बाद अंतिम में 7वें नंबर में क्या है ना, लग्नेश द्वादशांश राशि एवं रंध्रेश द्वादशांश राशि से, इन 7 से हम लोगों को आयु का निर्णय करना है। इन जो 7 मत है उसको विचार करके यदि बहुमत हो गया, मतलब 4 में दीर्घायु प्राप्त हो गया और 2 में अल्पायु, 1 में मध्यमायु, तभी हम लोग जिसका मेजर अधिक बहुमत होगा उसी को हम लोग ग्रहण करेंगे। तो 4 यदि दीर्घायु प्राप्त हुआ तभी दीर्घायु को ग्रहण कर लेना है, 4 यदि मध्यमायु प्राप्त होगा तभी मध्यमायु को ग्रहण करना है। तो जिसका बहुमत होगा उसी को ही हम लोग निर्णय लेंगे। इसी कारण से एक कुंडली का पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। आपके सामने मैं एक डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा हूं, 27/5/1984 9:50 रात्रि का है। ये पूरी का भी जन्म है। 27/5/1984 डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है रात्रि के 9:50 एवं जन्म स्थान पूरी है। ये इस प्रकार मूल विवरण को आप लोग नोट कर लीजिए। 27 मई 1984 9:50 PM रविवार को जन्म है और जन्म स्थान पूरी उड़ीसा है। इस कुंडली का हम लोगों को क्या देखना है ना, आयु का निर्णय करना है। कुंडली हमारे सामने है, ठीक है। अभी जब कुंडली हमारे सामने स्थित है, कुंडली में पहले लग्न चंद्र इन दोनों को देखना है। लग्न भी एवं चंद्रमा भी चर राशि है। लग्न चंद्रमा दोनों चर राशि में होने के कारण 1 पॉइंट में दीर्घायु प्राप्त हुआ। आप इसको नोट करते चलिए, क्या क्या नोट करना है। पहले लग्न एवं चंद्रमा इन दोनों को देखना है। लग्न चर राशि, चंद्रमा भी चर राशि, इन दोनों लग्न चंद्रमा के द्वारा
कौन सा आयु प्राप्त हुआ ना, दोनों चर राशि में होने के कारण दीर्घायु प्राप्त हुआ। 7 पॉइंट हम लोगों को, बबीता जी लेट में आए हैं इसलिए थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। 14 नंबर श्लोक में हम लोग 7 पॉइंट प्राप्त किए। लग्नेश अष्टमेश के द्वारा आयु का ज्ञान करना, शनि चंद्रमा के द्वारा, लग्न होरा लग्न के द्वारा, लग्नेश चंद्र राशियाधिपति के द्वारा, लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण के द्वारा, लग्नेश नवांश एवं चंद्रेश नवांश के द्वारा, लग्नेश द्वादशांश रंध्रेश द्वादशांश के द्वारा हम लोगों को आयु 7 पॉइंट में आयु का निर्णय लेना है। चर स्थिर दिशोभाव के अनुसार जैसे हम लोग जैमिनी सूत्र ग्रंथ में पूर्व कक्षा में आयु का निर्णय लिए थे उसी के अनुसार, एवं जिसका बहुमत हो उसी को ही ग्रहण करेंगे। बहुमत यदि दीर्घायु का हुआ दीर्घायु होगा, बहुमत यदि अल्पायु का हुआ अल्पायु होगा। यही 7 पॉइंट के अनुसार हम लोगों को आयु का ज्ञान करना है। ये जन्म कुंडली का, जन्म कुंडली 27/5/1984 9:50 का जन्म कुंडली है। इसमें पहले पॉइंट में हम लोग क्या देखें ना, लग्न चर राशि है, मकर लग्न है, एवं चंद्रमा भी चर राशि में विद्यमान है, मेष राशि में। तो लग्न चंद्रमा के द्वारा दीर्घायु प्राप्त हुआ। उसके बाद लग्नेश शनि एवं अष्टमेश, यहाँ अष्टम स्थान में सिंह राशि होने के कारण सिंह राशि का अधिपति सूर्य, लग्नेश शनि तुला राशि में चर राशि में विद्यमान है, एवं अष्टमेश सूर्य कहाँ स्थित है? आवाज आ रही है? कहाँ स्थित है सूर्य? वृष राशि में, स्थिर राशि में। एक चर में दूसरा स्थिर में होने से कौन सा आयु प्राप्त होता है? सारणी देख लीजिए, एक चर में दूसरा स्थिर में होगा तो कौन सा आयु है? मध्यायु। आप थोड़ा बीच में भी बोल सकते हैं। एक स्थिर में दूसरा, एक चर में और दूसरा स्थिर में होने से मध्यमायु प्राप्त होता है। तो शनि सूर्य के द्वारा लग्नेश अष्टमेश के द्वारा मध्यमायु प्राप्त हुआ। उसके बाद शनि चंद्रमा को भी देख लेते हैं। शनि भी चर राशि में है, जन्म कुंडली में शनि भी चर राशि में, चंद्रमा भी चर राशि में। शनि चंद्रमा के द्वारा भी क्या प्राप्त हुआ? शनि आयु का कारक है, इसलिए शनि को ग्रहण करना है। लग्न चंद्रमा के द्वारा दीर्घायु, शनि चंद्रमा के द्वारा भी दीर्घायु प्राप्त हुआ। उसके बाद लग्न होरा लग्न बाद में विचार करेंगे। होरा लग्न का ज्ञान हम लोगों को यहाँ नहीं चलेगी, मूल विवरण में होरा लग्न भी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, पहले संपूर्ण दृश्य में देख लेते हैं। इसमें होरा लग्न की कुंडली है क्या? देख लीजिए, होरा लग्न होरा लग्न होरा लग्न नहीं है, भाव लग्न है, होरा लग्न नहीं है, ये होरा वाला अलग है। चलिए, लग्नेश अष्टमेश शनि चंद्रमा, लग्न चंद्रमा एवं लग्नाधिपति चंद्र स्थित राश्याधिपति। एक विचार हुआ था ना, श्लोक में हम लोग अभी पढ़े हैं, लग्नेन्दोस तदधीशयो, लग्नमा लग्न एवं चंद्रमा के स्थित राश्याधिपति, लग्नाधिपति शनि, चंद्र स्थित राश्याधिपति मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान है। आवाज आ रही है? हरिओम। हाँ, तो लग्न स्थित राश्याधिपति शनि एवं चंद्र स्थित राश्याधिपति मंगल। शनि मंगल के द्वारा शनि भी चर राशि में, मंगल भी चर राशि में। तो कौन सा आयु प्राप्त हुआ ना? दीर्घायु। ठीक है, लग्नेश चंद्र स्थित राश्याधिपति शनि मंगल के द्वारा भी दीर्घायु, शनि सूर्य के द्वारा भी दीर्घायु, ये मध्यम आयु। शनि चंद्रमा के द्वारा दीर्घायु, लग्न चंद्रमा के द्वारा दीर्घायु। उसके बाद देखना है क्या ना, देखिए, लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण, लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण, लग्नेश नवमांश चंद्रेश नवमांश। चलिए कुंडली में देख लेते हैं। नवमांश कुंडली आपके सामने है।
पहले लग्नेश का नवांश देख लेते हैं एवं चंद्र स्थित राष्ट्राधिपति का नवांश। मतलब क्या हुआ, शनि मंगल का नवांश हम लोगों को देखना है। शनि बैठा है मीन राशि में, मीन राशि यदि स्वभाव राशि है। मंगल बैठा है चर राशि में, चर राशि मेष राशि, चर राशि। तो लग्नेश नवमांश क्या हो गया, लग्नेश नवमांश शनि द्विस्वभाव राशि में रहा। लिख लीजिए, लिख लेंगे तो याद रहेगा। लग्नेश नवमांश क्या हो गया, द्विस्वभाव हो गया। किसका, शनि का। एवं चंद्रेश व चंद्र स्थित राष्ट्राधिपति, चंद्रेश जिसको हम लोग कह रहे हैं, चंद्र स्थित राष्ट्राधिपति कौन है, मंगल है। तो मंगल नवमांश कुंडली में कहां बैठा है, चर राशि में। ठीक है, तो एक दिशोभाव में एक चर में होगा तो कौन सा आयु होता है, सारणी देख लीजिए। एक दिशोभाव में और एक चर में होगा तो कौन सा आयु होगा, अल्पायु है ना, अल्पायु हो जाएगा। तो नवांश कुंडली में शनि मंगल के द्वारा अल्पायु प्राप्त हुआ। उसके बाद दृष्काण का देखना है, लग्न दृष्काण, चंद्र दृष्काण। दृष्काण कुंडली हम लोग निकालेंगे। लग्न दृष्काण क्या है ना, वही मकर का मकर है। ठीक है, लग्न दृष्काण क्या हो गया, लग्न दृष्काण मकर, मतलब चर हो गया। चंद्र दृष्काण भी मेष हो गया, वो भी चरा आ गया। लग्न दृष्काण एवं चंद्र दृष्काण दोनों किसमें आ गया, चर में। चर में आने से कौन सा आयु प्राप्त होता है, दीर्घायु। लिख लिए। तो लग्न दृष्काण चंद्र दृष्काण से दीर्घायु। उसके बाद द्वादशांश कुंडली निकालना है। द्वादशांश कुंडली में किसको देखना है ना, लग्नेश एवं अष्टमेश कौन से द्वादशांश में बैठे हुए हैं, वही पढ़े हैं ना, द्वादशांशात क्रमात् हम लोग लिखे क्या है, लग्नेश द्वादशांश एवं रंध्रेश द्वादशांश। रंध्रेश मतलब क्या है, अष्टमेश, अष्टम भाव का अधिपति। लग्नाधिपति अष्टमाधिपति को देखना है, वो कौन से द्वादशांश में बैठे हैं। लग्नाधिपति शनि, अष्टमाधिपति सूर्य। लग्नाधिपति शनि द्वादशांश कुंडली में वृष राशि में, मतलब शनि बैठा है वृष राशि में, मतलब स्थिर राशि में। और सूर्य बैठा है कहां, चर राशि में, तुला राशि में बैठा है। सूर्य चर राशि में बैठा है। तो एक स्थिर में एक चर में होने से कौन सा आयु प्राप्त होता है, मध्यायु प्राप्त होता है ना। एक स्थिर में और एक चर में होने से मध्यम आयु होता है। तो पूरा हम लोग गिनती किए, जिसका सातों से जिसका अधिक रहता है उसी को ही ग्रहण करेंगे। केवल लग्न होरा लग्न का हम लोग विचार नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ होरा लग्न की कुंडली नहीं है। यदि होता तभी हम लोग होरा लग्न का भी विचार कर लेते। आप लोग भी होरा लग्न को साधन करने की विधि में पढ़ाया हूं, उसको साधन करके इष्टकाल को लेके सूर्य स्पष्ट लेके कर सकते हैं। वर्तमान अधिक दीर्घायु प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 दीर्घायु प्राप्त हुआ, अल्पायु 1 प्राप्त हुआ, मध्यमायु 2 प्राप्त हुआ। तो दीर्घायु अधिक होने के कारण यह जो जातक है इसका क्या निकला हुआ है ना, दीर्घायु निकला। हम लोग लक्षण से एक ज्ञान किए, सातों की सातों पॉइंट विचार करने के बाद दीर्घायु का ज्ञान कर लिए।
उसके बाद थोड़ा सा इस कुंडली का फलादेश की ओर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये मकर लग्न की कुंडली है एवं जन्म राशि मेष राशि है। लग्नाधिपति शनि एवं जो राष्ट्राधिपति मंगल दोनों एक साथ शनि मंगल युति है एवं शनि मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। व्ययाधिपति बृहस्पति बैठा हुआ है व्ययभाव में धनु राशि में। कुंडली सबको दिख रहा होगा। व्ययाधिपति बृहस्पति व्ययभाव में स्थित होके पंचम दृष्टि पूर्ण दृष्टि से किसको देख रहा है ना, चंद्रमा को, बुध को देख रहा है। बुध चंद्रमा युति जो चतुर्थ भाव का कारक है, स्थिर कारक, हम लोग जानते हैं। तरणिरमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यौ गुरुरथ शनि भौमौ शुक्र की क्रमेण। चंद्र सौम्यौ, चंद्र बुध ये दोनों चतुर्थ भाव की कारक है एवं चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कारक भावनाशाय, सुख स्थान है, बंधु स्थान है, मित्रता के संबंध में वृद्धि करवाता है चतुर्थ भाव में बुध बैठने से। परंतु चंद्रमा बैठने से मातृ कष्ट देता है। मातृ जनित कष्ट शिशु को प्राप्त होता है व मातृ का शारीरिक कष्ट होता है। एवं पृथकता जनक ग्रह के विषय में हम लोग चर्चा भी किए हैं। पृथकता जनक ग्रह कौन कौन है, याद होगा सभी को? शनि, सूर्य, राहु एवं व्ययभाव का अधिपति। याद नहीं है तो नोट कर लीजिए। शनि, राहु, सूर्य, व्ययभाव का अधिपति। वहां कहा जाता है किसी भी भाव के ऊपर यदि भाव अथवा भावाधिपति के ऊपर दो से अधिक एक से अधिक दो पृथकता जनक ग्रह का दृष्टि युति हो जाए तभी वो भाव क्या होता है, उस भाव संबंधी जो फल है वो उससे पृथक करवा देता है। जैसे चतुर्थ स्थान मातृस्थान है, शनि एक पृथकता जनक ग्रह है, लग्नाधिपति भी है एवं पृथकता जनक ग्रह है। शनि का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहने से, चतुर्थ भाव के ऊपर रहने के कारण चतुर्थाधिपति से भी युत है मंगल। वहां चतुर्थ भाव का अधिपति मंगल है। शनि उच्चस्थ है, शशक योग से युक्त है। हम लोग पढ़े हैं रुचक भद्र हंसक मालव्य शशक जो पंच महापुरुष योग है। केंद्र में पंच महापुरुष पंचतारा ग्रह मंगल से लेके शनि तक पंचतारा ग्रह यदि उच्चस्थ व स्वगृहस्थ होते हैं वहां महापुरुष योग उत्पन्न होता है। शनि के द्वारा शशक योग उत्पन्न होता है। शनि तुला राशि में उच्चस्थ होने के कारण यहाँ कौन सा योग है ना, शशक योग से युक्त है। परंतु शनि तो पृथक जनक ग्रह है। बृहस्पति भी व्ययाधिपति होने के कारण पृथकता जनक ग्रह है, तो सुख से पृथक करवाएगा व्यक्ति को एवं मित्र से भी पृथक होगा। वाहन भूमि इससे भी पृथक करवा सकता है। वाहन जनित, क्योंकि चतुर्थ भाव मातृस्थान है, सुख स्थान है, बंधु स्थान है, वाहन भूमि, ये सभी प्रकार के स्थान जो है वो चतुर्थ भाव है। दीर्घायु जातक है, लेकिन जीवन में मैं किसी व्यक्तिगत परिचित भी हूं इस व्यक्ति से, इसीलिए इस कुंडली को मैं अपना चिंतन कर रहा हूं। ये अपने व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में माता से भी पृथक है, परिवार से भी पृथक है, साथ में रह के भी सुख शांति में नहीं रह पा रहा है। व्यक्ति के पास धन रहते हुए भी निर्धनी जैसा, माने धन है परंतु धन को नष्ट कर लेता है। भूमि उसके पास टिकती नहीं है, भूमि का व्यय कर लेता है, भूमि को विक्रेता में विक्रय कर लेता है, भूमि रहता नहीं है। इसी प्रकार ये विडंबना भी दिखाई देती है। और दीर्घायु होने के बाद आप कहेंगे दीर्घायु है तो जातक सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न गुण से युक्त होगा, ऐसा नहीं है। रोगाक्रांत भी होगा, क्योंकि शनि मंगल दोनों राष्ट्राधिपति है।
चंद्रमा सर्वाधिक बलवान ग्रह है, क्षीण चंद्रमा है। सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा रहने के कारण चंद्रमा क्या है? क्षीण चंद्रमा है। क्षीण चंद्रमा को हम लोग पापी चंद्रमा कहते हैं। तीनों की तीनों पापक ग्रह, नित्य पापक ग्रहों की संबंध एवं बुध पापक ग्रहों के साथ पापी, शुभ ग्रहों के साथ शुभ होने के कारण चतुर्थ दशम जो कर्म भाव एवं कर्म भाव को हम लोग पितृस्थान कहते हैं, चतुर्थ भाव को मातृस्थान कहते हैं। मातृ पितृस्थान दोनों पापक ग्रहों से युक्त होने के कारण एवं शुभ योग भी है, शशक जनित योग है। राष्ट्राधिपति जहां बैठा हुआ है, पर्वत योग हम लोग पढ़े हैं। लग्नाधिपति जहां होगा उसका राष्ट्राधिपति यदि त्रिकोण में व केंद्र में उच्चस्थ हो व स्वगृहस्थ हो, वहां पर्वत योग शुभ योग है। शुभ योग होने के कारण धन प्राप्त होगा, धन का व्यय भी होगा, परंतु पितृ मातृ जनित सुख प्राप्ति नहीं होगा, उनके साथ संबंध मित्रता का नहीं होगा। मंगल शनि में एक तो वायु तत्व है, एक तो अग्नि तत्व है। अग्नि वायु अग्नि को हमेशा बढ़ावा देता है, क्रोध उत्पन्न करवाता है। राष्ट्राधिपति मंगल है एवं चंद्र अश्विनी नक्षत्र में विद्यमान होने से हम केतु उसका अधिपति है, उससे भी नक्षत्र स्वामी केतु जो होता है वो उग्र ग्रह के रूप में भौमवत केतु। इस कारण से चंद्रमा भी केतु के प्रभाव से युक्त होगा। मंगल विशाखा नक्षत्र के अधिपति गुरु है, मंगल गुरु से प्रभावित है। बुध शुक्र से प्रभावित, भरणी नक्षत्र में होने के कारण शुक्र से प्रभावित है। बुध शुक्र में मित्रता है, भले ही मंगल के राशि में मंगल से पूर्ण दृष्ट होके बुध चंद्रमा के क्षीण चंद्रमा के साथ मिलके बैठने से पापत्व है, परंतु शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा है वो उसका मित्र है। और शनि स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में विद्यमान है, राहु शनि में मित्रता है, इसलिए स्वाति नक्षत्र में भी शनि का शुभ फल प्राप्ति होता है, वो उच्चस्थ भी होता है। उस कारण से सभी प्रसंग को एक एक करके हम लोग चिंतन करने से हम लोगों को यह ज्ञान हो रहा है, जितना शुभत्व है उतना अशुभत्व है। शारीरिक कष्ट भी होगा, बीच बीच में रोगाक्रांत भी होगा, ऑपरेशन होने की संभावनाएं होंगी। जैसे वर्तमान समय में मंगल महादशा में, गुरु अंतरदशा में, शनि प्रत्यंतर दशा चल रही है। मंगल राष्ट्राधिपति है तो कर्म क्षेत्र में विकास होना चाहिए। शनि का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, शनि उच्चस्थ है, वो भी लग्नाधिपति है, परंतु व्ययाधिपति का अंतरदशा है, उस कारण से धनव्यय भी होगा। हम लोग जानते हैं एक पुरुष कुंडली में, ये पुरुष जातक है, पुरुष कुंडली में बृहस्पति कामना को उत्पन्न करने वाला ग्रह होता है, और जो पंचम भाव सप्तम भाव का अधिपति हमेशा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, किसी भी पुरुष के जातक में सप्तम भाव अथवा सप्तमाधिपति उसमें कामना की प्रवृत्ति अधिक से अधिक करवाता है। एक पत्नी में वो संतुष्ट नहीं होता है वो व्यक्ति। यदि केंद्र त्रिकोणाधिपति का संबंध हो, अधिक से अधिक शुभ ग्रहों की संबंध हो, वो वहां भले ही उसके मन में कुछ चल रहा हो, लेकिन चारित्रिक दोष अधिक उत्पन्न नहीं करवा पाता है, करता है वहां। लेकिन जहां सप्तम भाव अथवा सप्तमाधिपति को बृहस्पति के पूर्ण दृष्टि हो जाए किसी भी पुरुष जातक में, वहां चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होता है। इस कारण से बृहस्पति व्ययाधिपति है, शनि मंगल दोनों पापक ग्रह है। सप्तमेश चंद्रमा के ऊपर, यहां मकर लग्न होने के कारण सप्तमाधिपति कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के ऊपर पृथकता जनक ग्रह का भी प्रभाव हो गया सप्तम भाव के ऊपर। तो पत्नी को बार बार जो एक पत्नी में संतुष्ट नहीं होने के कारण एक के बाद दूसरे को,
भले ही घर में एक पत्नी है, बाकी दूसरा संबंध रख के वो चारित्रिक दोष उत्पन्न वही करवाता है व्यक्ति का, ये एक कारण है। दूसरा, आप पंचम स्थान जो संतान स्थान देखेंगे, संतान से भी पृथक बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य राहु शुक्र पंचम भाव का अधिपति, जो प्रेम संबंध पंचम स्थान को हम लोग कहते हैं। हम लोग जानते हैं यदि विवाह के पूर्व प्रेम है, लव मैरिज हो रहा है, हम जानते हैं सप्तम पंचम को देखते हैं। सप्तमाधिपति पंचमाधिपति परस्पर में युत हो, दृष्ट हो, तभी वो प्रेम संबंध होता है। एवं दाम्पत्य जीवन यदि सुखमय है, पति पत्नी में प्रेम है, उसको भी पंचमेश सप्तमेश के द्वारा हम लोग आकलन करते हैं। पंचम स्थान संतान स्थान है। संतान उत्पन्न के बाद दाम्पत्य जीवन में अधिक सुख शांति रहती है। लेकिन हम यहां देखें तो पंचम स्थान पंचमाधिपति शुक्र राहु सूर्य से युत है। राहु सूर्य दोनों पृथकता जनक ग्रह है, तो बार बार ये संतान से विमुख करवाएगा व्यक्ति को, ये भी एक कष्ट है। तो इस प्रकार भले ही व्यक्ति दीर्घायु हो, दीर्घायु होने के बाद हम लोग केवल पॉजिटिव फलादेश करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रतिकार के लिए जैसे मंगल महादशा चल रहा है, कर्म भाव में शनि मंगल की युति है, नवमेश के ऊपर शनि मंगल की दृष्टि है, तो उसको हनुमान चालीसा अधिक से अधिक पढ़ने के लिए दे दें, बा शिव के आराधना करने के लिए कहें, बा मंगल महाग्रह के मंत्र जाप, क्योंकि महादशा भी मंगल का है, राष्ट्राधिपति मंगल है, मंगल महाग्रह की मंत्र जाप करने के लिए हम लोग कहें, ओम क्रांग क्रिंग क्रौं सह भौमाय नमः, उस मंत्र को जाप करने के लिए बार बार कहे। हम लोग जानते हैं जो प्रवाल होता है वो मंगल के लिए धारण किया जाता है, तो प्रवाल धारण करने के लिए भी कह सकते हैं। बा रक्त चंदन की माला में मंगल महाग्रह की मंत्र जाप करने के लिए कहें, लेकिन रक्त चंदन वो पहनेगा तो आमिष भक्षण नहीं करना चाहिए, ये आमिष अभक्ष्य भक्षण करेगा, इसीलिए वो भी वारण हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार एक फलादेश हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस कक्षा को मैं विराम दे रहा हूं, लेकिन आप लोग एक एक कुंडली का किसी भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ग्रुप में भेजिए, और उसका ये जो 7 पॉइंट है, उस 7 पॉइंट के अनुसार आयु का निर्णय लीजिए। आयु के बाद दशा अंतरशा प्रत्यंतरशा से फलादेश को थोड़ा सा चिंतन कीजिए और ग्रुप में उसका डिटेल्स भेजिए। आप लोग परस्पर चर्चा करते रहेंगे तो थोड़ा सा अभ्यास होगा। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, नहीं तो कक्षा को ही विराम दे दूं। लेकिन जैसे मैं बुध को वो मित्र के कारण, चतुर्थ भाव से मित्र संबंध, जैसे व्यवसाय में मित्रता व पढ़ाई लिखाई में मित्रता, हर कार्य में मित्रता एक स्थान होता है ना, सुहृद स्थान कहा जाता है चतुर्थ भाव को। और चतुर्थ भाव का जो कारक है वो बुध होता है। ये दोनों पिता पुत्र है, चंद्रमा का पुत्र बुध है, तो पिता पुत्र दोनों चतुर्थ भाव के कारक हैं। नहीं, पृथकता जनक ग्रह जो है वो विच्छेद कारक ग्रह, तो वैधव्य दोष उत्पन्न करवाने के लिए मंगल, लग्ने वेच पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशक, उसको ग्रहण हम लोग करते हैं। मंगल चतुर्थ में दोष कारक होता है, लग्न से सप्तम में दोष कारक होता है, लग्न से व्यभाव में भी दोष कारक होता है। उसी तरह जैसे 1 4 7 8 12 में हम लोग विचार करते हैं मंगल दोष को, वैसे ही चंद्रमा से भी गिनती करना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखें तो चंद्रमा से 7वें घर में शनि मंगल युति है, तो चंद्र सप्तमेश है और सप्तमेश से भी 7वें में चंद्र मंगल है, उससे मंगल दोष उत्पन्न होगा। तो यहाँ विच्छेद का कारण भी बनाते हैं। और हमेशा पृथकता जनक ग्रह का सबसे अधिक इंपोर्टेंट रहता है।
वो राहु, सूर्य, शनि एवं व्यभाव का अधिपति। यदि चतु सप्तमेश के ऊपर हो जाए, सप्तम भाव के ऊपर हो जाए, और थोड़ा सा नुकसान, यहाँ सप्तम भाव के ऊपर नहीं है इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं होगा, केवल सप्तमाधिपति के ऊपर है, इसीलिए बहुत माने पत्नी को छोड़ के चला जाएगा ऐसा नहीं है। एक पत्नी के बाद होगा, होने के बाद भी वो दूसरे चारित्रिक दोष उत्पन्न करवा सकता है, दूसरे से संबंध रख सकता है, इस प्रकार होगा, लेकिन छोड़ के चला जाएगा ऐसा नहीं है कुंडली में। यदि सप्तमेश एवं सप्तम भाव दोनों के ऊपर पृथकता जनक ग्रह का प्रभाव हो जाए, वैधव्य योग हो जाए, वैधव्य योग होगा तो पत्नी का वियोग हो जाएगा, वैधव्य योग नहीं हो, केवल मंगल दोष उत्पन्न हो जाए, वहां केवल विच्छेद करवाता है। कुंडली का थोड़ा सा देख के अभ्यास कीजिए, उससे हो जाए। और किसी के कोई प्रश्न हो तो करें, नहीं तो कक्षा को ही विराम दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद है सबको।